देखिए, अगर आप लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं यूपीएससी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। और सिविल सर्विस की तरह आपके राज्यों में पीसीएस का एग्ज़ाम होता है। एमपी में एमपीपीएससी हो गया, बिहार में बीपीएससी हो गया, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस हो गया, यूपी में यूपी पीसीएस हो गया। और भी बहुत सारे एग्जाम में आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, ऐसे की बात कर रहा हूँ। और अगर हम लोग यूपीएससी की बात करें तो 250 नंबर का एक पेपर होता है मुख्य परीक्षा में, किसका? निबंध का। और इसके लिए 3 घंटे का आपको समय मिलता है। और आपको बता दूं कि मेरिट बेस पेपर है। जिन नंबरों के आधार पर आपकी कोई मेरिट लिस्ट बनती है ना, जिनके आधार पर आपको आईएएस आईपीएस पद मिलता है, उसमें निबंध के नंबर भी जुड़ते हैं। और आपके सामने एक कॉपी दिखाई दे रही है, ये है मुकेश कुमार लोनाइट की। इनकी रैंक थी 587 भी, हिंदी मीडियम के हैं, 2017 के सिलेक्टेड हैं यूपीएससी में। और निबंध के लिए कोई अलग से सिलेबस नहीं है, आप समझ रहे हैं। जी के जीएस आप लोग पढ़ते हैं ना, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं ना, एडिटोरियल पढ़ते रहते हैं, संवाद जो डिबेट होती रहती हैं उन्हें भी सुनते रहते हैं। यहीं से आपके निबंध का स्टडी मटेरियल तैयार हो जाता है। बस आपको लिखने की कला सीखनी है, समझ रहे हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप लोग थोड़ा भी गंभीरता से ले लेना निबंध की तैयारी को, तो मैं कह रहा हूं कि अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं निबंध में। और बहुत सारे लोग 250 नंबर में से 165 160 नंबर तक लाते हैं। और जो लोग सोचते हैं ठीक है निबंध ही तो लिखना है, बचपन से लिखते आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मुझसे इस तरह के सवाल सुनता हूं ना, तो वो उनके लिए 30 नंबर 40 नंबर मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं, तो बड़ी मेहनत अब कर ही रहे हैं, तैयारी कर ही रहे हैं, तो अच्छे से करिए ना भाई, समझ रहे हैं। और ये हिंदी मीडियम के हैं। चलिए तो एक कॉपी इनकी देख लेते हैं। और इनकी कॉपी को देखकर एक आप लोग शुरुआत जरूर कर सकते हैं। मैं कहता हूं इन्होंने जिस टॉपिक पर निबंध लिखा हुआ है उस पर आप भी लिखिएगा, और देखिए कि कहां इन्होंने गलतियां की है, किस तरह से आप सुधार कर सकते हैं। अपनी कॉपी चेक करवाया करिएगा। और मैं कहता हूं कि टेस्ट आप लोग भी दीजिए, और सप्ताह में कम से कम 1-2 निबंध आपको जरूर लिखना है। और निबंध लिखते समय आपको बड़ा न्यूट्रल होना है, भावनाओं में नहीं बह जाना है, समझ रहे हैं आप लोग। ये प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश हैं। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है तथा इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। क्या करिए? काट दीजिए। अब देखिए, खंड ए और खंड बी में से प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखना है, और जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है। 2 निबंध 125-25 नंबर के रहेंगे, ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें, ठीक है। और इसमें आप देखते हैं कि खंड ए है, जो खंड सेक्शन ए की बात कर रहा हूं मैं, इसमें आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए हैं। इन 4 टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और जिस पर 1000 से 1200 शब्दों में आप लोग लिख सकते हैं निबंध, उसे आपको चुनना है। पहला कह रहे यदि धन दूसरों की भलाई के लिए प्रयुक्त होता है तो इसका कोई मूल्य है, अगर नहीं तो यह केवल बुराइयों का ढेर है तथा इससे जितनी जल्दी छुटकारा पाया जाए उतना बेहतर है। दूसरा कह रहे दोहरा तुलन पत्र संरक्षण। तीसरा कह रहे जलवायु परिवर्तन प्रत्येक कदम आगे की ओर नहीं। और 4 कह रहे प्रतीक्षा न करें, समुचित समय कभी नहीं आएगा। तो इन चारों को पढ़िए आप लोग, और ध्यान से पढ़िए। ये आप देखिए इन्होंने 4 चुना है, प्रतीक्षा ना करें, समुचित समय कभी नहीं आएगा। तो आप देखिए चौथा टॉपिक इन्होंने चुना है, अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। प्राचीन काल से ही यह कहावत प्रचलित रही है, समय के बीत जाने के बाद पछतावे से कोई लाभ नहीं मिलता है। इस संसार में केवल एक ही चीज ऐसी है जो किसी का भी इंतजार नहीं करती, वह है समय। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता समय उनका सम्मान नहीं करता। और अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है। मैं तो हंसता हूं उन लोगों पर कि आपके पास इतना टाइम है कि आपको टाइम पास करने की जरूरत पड़ रही है। यहां मालूम नहीं चलता है कि दिन कब शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है। मैं कहता हूं इस समय का दुरुपयोग मत करिए, वरना कहीं के नहीं रहोगे, किसी लायक भी नहीं रहोगे, समझ रहे। इसका उपयोग करिए, सदुपयोग करिए। और सामान्य मनुष्य स्वभाव से भाग्यवादी रहा, वह अपनी असफलता के लिए समय को कोसता है। कई बार वह इसी भाव के साथ निष्क्रिय रहता है, अभी उसका समय सही नहीं चल रहा है, सही समय के आने पर ही वह सफल हो पाएगा। वस्तुतः ऐसा कुछ भी सत्य नहीं है। समय अपने आप में अमूर्त अवधारणा है, उसके सही या गलत होने का गुण नहीं पाया जाता है। मनुष्य विवेकशील प्राणी होने के नाते उसमें सही या गलत होने का निर्धारक है। मनुष्य उसमें अर्थ भरता है, मूर्तता लाता है। अतः मनुष्य के कर्म
मनुष्य के कर्म सही या फिर गलत समय निर्धारित करते हैं। समय की सबसे रोचक महिमा है कि वह यह किसी का इंतजार नहीं करता है, इसे टाला नहीं जा सकता है। अतः जो मनुष्य निष्क्रिय होकर केवल अच्छा समय आने का इंतजार करते रहे, वास्तव में वैसा समय कभी आता ही नहीं है, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा रहता है, नित्य, शाश्वत, अमूर्त। यदि कोई व्यक्ति केवल भाग्य पर निर्भर ना होकर अथाह प्रयास एवं कठिन मेहनत करता है, तो वह समय को भी अपनी ओर मोड़ सकता है। आशा है कि समय अपने आप को सही या फिर गलत ना होकर उसके उचित या फिर अनुचित होने का निर्णय मनुष्य विशेष की अभिव्यक्ति, चरित्र एवं व्यक्तित्व द्वारा तय होता है। जो मनुष्य समय का महत्व समझते हैं एवं सम्मान करते हैं, समय को उसका सम्मान करना पड़ता है। और आप देखेंगे कि वर्तमान के इस प्रतिस्पर्धी युग में समय की सही इसी महानता का समझना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति समाज, समुदाय या फिर राष्ट्र केवल अच्छे समय का इंतजार करते हैं, उनके लिए वैसा समय कभी भी नहीं आता है। फलतः ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को, सामुदायिक लक्ष्यों को और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी संपूर्ण मानवता का इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि इतिहास में केवल उसी को स्मृति पटल पर रखा जाता है जिसने समय की प्रतीक्षा न करते हुए अपनी शक्ति के आधार पर नीति को बदला है। इतिहास में जितने भी महान शासक हुए, उन सब में यह बात सर्वसाधारण है कि उन्हें स्वयं की क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास था। भाग पर भरोसा किए बिना ये स्वयं अपनी दिशा निर्धारित करते थे। ये आप देखिए, उदाहरण अवश्य शामिल करें। ये इन्हें सुझाव दिया जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। दार्शनिक दृष्टिकोण से भी माना जाता है कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करता है। कर्म नियम का सिद्धांत इसी आधारभूत मान्यता पर टिका है। मनुष्य का वर्तमान जीवन आप देखिए उसके पूर्व जीवन के कर्मों का फल है एवं उसका भविष्य जीवन वर्तमान के कर्मों का फल होता है। अर्थात मनुष्य का वर्तमान ही उसके भविष्य का निर्धारण करता है, ना कि आने वाला समय। समय का एकमात्र पहलू यह है कि इसे टाला नहीं जा सकता है। समय नित्य व शाश्वत है, यह हमेशा से था, वर्तमान में और भविष्य में रहेगा। परंतु यह समय अपने आप में सही या गलत नहीं होगा, बल्कि उसकी इस प्रामाणिकता का निर्धारण मनुष्य विशेष के वर्तमान के कर्म निर्धारित करेंगे। और देखिए, 24 घंटा हर किसी के पास है, जो सक्सेस है उनके पास भी, जो फेलियर है उनके पास भी। इसका आशय यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति समुदाय या राष्ट्र अच्छा भविष्य चाहता है, तो उसे वर्तमान पर सर्वाधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। आर्थिक क्षेत्र में नियोजन प्रणाली के साथ भी ऐसा है। आरंभ में विकास प्रक्रिया में माना गया कि यदि विकास प्रक्रिया में हम पंचवर्षीय योजनाएं भारतीय संदर्भ के माध्यम से मुख्य क्षेत्रों पर सर्वाधिक ध्यान केंद्रित करें, तो समय आप देखते हैं कि साथ उसका लाभ अन्य सभी क्षेत्रों में विकसित हो जाएगा। और आप देखिए, ऐसे ही ये तकनीकी भाषा में अंधोमुखी रिसाव भी कहा गया, परंतु वास्तव में आप देखते हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना ने लक्ष्य निर्धारित किए, परंतु शायद ही कोई योजना लक्ष्य को समय पर या समय से पूर्व पाया गया। अब आप देखिए, हम लोगों ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तो रखा था, लेकिन कहाँ मिला। यह दर्शाता है कि समय की प्रतीक्षा करने के बजाय योजना की सफलता हेतु वास्तव में जमीनी स्तर पर उसके संबंध में विशिष्ट प्रयासों की आवश्यकता होती है। समय पर योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाना यह मानवीय एवं संस्थागत प्रयासों की असफलता व निष्क्रियता को दर्शाता है। इसकी ओर जिन योजनाओं में समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रयास किए गए, उनके हमेशा सकारात्मक परिणाम सामने आए। आशय है कि समय अपने आप में समुचित नहीं होता और उसे केवल सामूहिक स्थानांतरित व एकजुट प्रयासों से समुचित बनाना पड़ता है। परंतु सही समय की अवहेलना की गई तो उसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ पर्यावरण के मामले में संपूर्ण विश्व समुदाय को सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में वैश्विक चुनौतियां यथा ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र जल स्तर में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमीय घटनाओं की आवृत्ति व स्थानिकता में परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन एवं सभी प्रकार के प्रदूषण की वृद्धि तथा इन सब के कारण हो रही जैव विविधता की हानि कहीं ना कहीं मनुष्य द्वारा समय के महत्व की अवहेलना व स्वार्थ का परिणाम है। राष्ट्रों के बिना आगामी पीढ़ियों की परवाह किए अतिशय औद्योगिक के कारण इन समस्याओं को जन्म दिया है। समय के प्रति दूरदर्शिता के अभाव ने ऐसी समस्याओं को पैदा किया है। आईपीसीसी व अन्य कई पर्यावरण व परिस्थिति से संबंधित संस्थाओं का अनुमान है
कि 21वीं सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। और यहाँ समय की औचित्यता यही है कि आज से करीब 83 वर्ष बाद इस सदी को समाप्त होना है, इसे टाला नहीं जा सकता है। परंतु आप देखते हैं कि यदि उचित समय के आने की प्रतीक्षा करने के बजाय संपूर्ण वैश्विक समुदाय द्वारा एकजुट होकर इस दिशा में प्रयत्न किए जाएं, तो पर्यावरण संबंधी इन अनुमानित परिणामों को अवश्य बदला जा सकता है। अर्थात उचित संगठित एवं अथाह प्रयासों के माध्यम से 21वीं सदी के अंत तक होने वाली इस संभावित परिवर्तनों में को टाला जा सकता है। ये टाला बना क्षमता है या फिर उनकी तीव्रता कम की जा सकती है, समाप्त किया जा सकता है, या फिर आप देखते हैं कि या उनकी तीव्रता कम की जा सकती है। स्पष्ट ऐसा होना या ना होना केवल और केवल मानवीय प्रयासों का निर्भर करता है, समुचित समय के आने पर नहीं। ऐसा ही कुछ सतत विकास लक्ष्यों का एसडीजी इंडेक्स का और साहसी विकास प्रत्यक्ष एमडीजी हेतु तय अंतिम वर्ष 2015 के पश्चात नई रणनीति के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में वर्तमान विश्व समुदाय द्वारा सामना की जा रही चुनौती वह करीब 885 मिलियन लोगों के गरीबी में जीवन यापन में हो, भुखमरी, अच्छा स्वास्थ्य एवं देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और ये आप देखिए लैंगिक असमानताओं को कम करना, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, वहनी व आप देखिए स्वच्छ ऊर्जा, ये आप देखिए उचित कार्य एवं आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार आधारित संरचना की उपलब्धि, अंतर्देशीय असमानताओं को कम करना, सतत शहर व समुदाय का निर्माण, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कार्यशील जल के नीचे जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय व निष्पक्ष संस्थाओं की स्थापना तथा उपयुक्त सभी हेतु वैश्विक भागीदारी हो। इन सभी चुनौतियों से निपटने हेतु तथा इस दिशा में निर्धारित सकारात्मक व निषेधात्मक लक्ष्यों की 2030 तक प्राप्ति केवल संगठित सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो सकती है, न कि 2030 के आने के इंतजार के द्वारा। समय के हाथ में कोई जादुई छड़ी नहीं है, उसकी सहायता से समुचित समय आ जाए, ना ही समय के पहिए या फिर काल चक्र का अच्छी बुरी समयावधियों में ऐसा कोई विभाजन है कि समाप्ति के बाद अच्छा समय आएगा। वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है। इस संदर्भ में जो एकमात्र सत्य है वह यह है कि समय नित्य शाश्वत है और इसे नियत समय पर आने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, समय के साथ आने वाले परिणामों को अवश्य रोका जा सकता है और आप देखते हैं कि पीछे लाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये परिणाम हम पर, हमारे कार्यों की दिशा व प्रकृति पर निर्भर करते हैं। हालांकि इसी के साथ यह भी समान रूप से सत्य है कि कर्म के पहले बदले प्राप्त होने वाले परिणाम को बदला नहीं जा सकता है जब तक कि कर्म में बदलाव न लाया जाए। और इसी संदर्भ में भागवत गीता में विद्यमान ये निष्काम कर्म के बारे में कहा गया, कर्मण वादिस्ते माँ फलेसु कदाचन। असह्य कर्म करना ही हमारा ध्येय है, परिणाम हमारे बस में नहीं है। कर्मों के अनुरूप परिणाम या फल मिलना निश्चित है। और मैं कहता हूँ 100% अपना कर्म करते हैं तो फल मिलना तय है। इसी में यह भी निहित है कि शुभ कर्मों का फल शुभ, अशुभ कर्मों का अति औद्योगिकरण का फल अशुभ, पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग मिलना निश्चित है। और सार रूप में कहा जा सकता है कि समय अपने आप में समुचित या अनुचित नहीं होता है। व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र या संपूर्ण वैश्विक समुदाय की गतिविधियां उनके परिणाम उसमें सही व गलत होने का भाव उत्पन्न करते हैं। इसी में आप देखिए यह भी निहित है कि भागवादी होने में कोई उचित नहीं है और कर्म या प्रयासों की प्रकृति, तीव्रता व दिशा को परिवर्तित कर समय में अनुकूल या अर्थ या फिर सही या गलत का भाव उत्पन्न करना मनुष्य के अपने बस में है। अतः आवश्यक है कि स्वार्थ में परार्थ, लघुता की से प्रभुता तथा स्वयं के उत्थान से सर्वोदय होते हुए अंत्योदय की ओर बढ़ने का अच्छा प्रयास है। कुछ अन्य आयाम जैसे ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, ISIS, ये आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद हो गया, इनके बारे में भी थोड़ा लिखिएगा। स्मरण रहे कि यह पृथ्वी हमने अपने पूर्वजों से विकसित विरासत में ग्रहण नहीं की, अपितु इसे हमने अपनी भावी पीढ़ियों से ऋण स्वरूप ग्रहण करना है। और हमारा कर्तव्य है कि हमें उन्हें उजड़ी धरती, जहरीली नदियां, प्रदूषित हवा न देकर एक सतत धारणीय, विविधतापूर्ण एवं स्वच्छ पृथ्वी प्रदान करें, ताकि मनुष्य व अन्य जीव जगत के विकास की यह प्रक्रिया निरंतर जारी रह सके। और समय की सबसे बड़ी सीख भी यही होगी, हम इतिहास से सीख लेते हुए भविष्य की दिशा निर्धारित करें। ये 50 नंबर आप देखते हैं मिले हुए हैं, कितने 50 नंबर इन्हें दिए गए हैं 125 नंबर में से।
और देखिए, मैं आप लोगों से कहता हूं ना, हमेशा कहता रहता हूं कि आपके पास जो समय है, जिस स्थिति में है, उसमें बेहतर क्या कर सकते हो उस पर फोकस करिए। बुरे समय का रोना मत रोते रहिए, हमारा बुरा समय चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अच्छा कभी नहीं आने वाला है फिर, अगर आप रोना रो रहे हैं तो। ये आप देखेंगे कि दूसरा आपका खंड बी है, यानी कि सेक्शन बी। इसमें भी आपको 4 टॉपिक देखने को मिल रहे हैं। इन चारों को पहले आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर एक को चुनिए, उस पर आप निबंध लिखिए, और जिस टॉपिक को आप चुन रहे हैं उसी के आसपास निबंध लिखना है, आपको भटक नहीं जाना है। पहला है सार्वभौमिक सार्वलौकिक, क्या सार्वलौकिक आधार की परिकल्पना गांधी जी के बिना कार्य के धन अर्जन के विचार का विरोधाभास है। दूसरा कह रहा है युद्ध से बचने के लिए क्या बेहतर है, आक्रामकता या शांति। तीसरा कह रहा है ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को संसाधनों के साथ साथ स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता है। 4 कह रहा है बुजुर्गों का हाथ थामना अभी या फिर कभी नहीं। तो चारों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब इन्होंने कौन सा चुना है ये भी देख लीजिए। ये आप देखिए, ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को संसाधनों के साथ साथ स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता है। इन्होंने तीसरा टॉपिक चुना है। कैसा? तीसरा टॉपिक चुना है। तो आप देखते हैं कि इसमें सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य एमडीजी के बाद की अवधि हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 से 2030 की अवधि के लिए घोषित सतत विकास लक्ष्य एसडीजी में 7वां लक्ष्य वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धि सुनिश्चित करता है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो 17 विकास लक्ष्य हैं, एसडीजी लक्ष्य हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिए, उन्हें याद रखिएगा। आप लोग मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस में आप देखते हैं जब आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, वहां भी उनका उपयोग कर सकते हैं, निबंध में भी कर सकते हैं, और प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है। वर्तमान दौर में तीव्र गति से वैश्वीकृत प्रतिस्पर्धी संसार में किसी भी देश के समावेशी सतत धारणीय एवं तीव्र विकास को सुनिश्चित करने में ऊर्जा सुरक्षा एक निर्धारक कारक की भूमिका में है। तीव्र मशीनीकृत एवं औद्योगिकीकृत संसार में ऊर्जा क्षेत्र ने न केवल व्यापार व व्यवसाय के क्षेत्र में अपितु अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी ऊर्जा कूटनीति के नए दौर का सूत्रपात किया है। परिस्थितियों में सबसे अधिक निश्चिंत केवल वही राष्ट्र हो सकता है जिसके पास पर्याप्त ऊर्जा सुरक्षा हो। इस हेतु न केवल संसाधनों की बहुलता आवश्यक है, अपितु ऊर्जा के संभावित स्रोतों की विविधता की भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति से बचा जा सके। बचा जा सकते। और आप देखेंगे इसमें भारतीय संदर्भ में ऊर्जा सुरक्षा के 2 पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कहा है ऊर्जा संसाधनों की विविधता, और दूसरा है ऊर्जा स्रोतों की विविधता। इन दोनों में प्रत्येक में अंतर्देशीय, अंतरराज्यीय और अंततः अंतर्देशीय परस्पर देशों में संसाधनों व स्रोतों पर पहुंच महत्वपूर्ण है। जहां तक संसाधनों का मामला है, इस संदर्भ में इन्हें 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। भारत में परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधन कोयला, गैस, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आदि प्रमुख हैं। वहीं गैर परंपरागत साधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों में आप देखते हैं कि अलावा हाल ही के दिनों में सेल गैस हाइड्रेट्स, टाइट गैस आदि नए स्रोत क्षेत्रों के रूप में उभरे हैं। दिसंबर 2015 में संपन्न पेरिस जलवायु समझौते पूर्व भी भारत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर इस संदर्भ में अपने लक्ष्य निर्धारित किए, जिसके तहत भारत 2030 तक अपने उत्सर्जन गहनता को 2005 के स्तर से 33 से 35% तक कम करेगा। इसी के साथ भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का कम से कम 40% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तात्पर्य है कि सभी दिशा में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा मिशन के तहत 2022 तक 175 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में से उत्पादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। और इसमें आप देखते हैं कि 100 गीगावाट सौर ऊर्जा, 60 गीगावाट आप देखते हैं कि गीगावाट पवन ऊर्जा, 10 आप देखते हैं जल विद्युत ऊर्जा, और आप देखिए बाकी 5 अन्य ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। थोड़ा सही से लिखा करिएगा। संसाधनों में विविधता फैलाने के क्रम में हमें परंपरागत ऊर्जा संसाधनों यथा जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधनों के स्रोत व नए क्षेत्रों की खोज को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में गोदावरी, कृष्णा बेसिन, केजी बेसिन, पूर्वोत्तर भारत की जीवाश्म ऊर्जा संसाधनों की क्षमताओं को अनुक्रम दोहन नहीं हो सका। इसी के साथ साथ आप देखिए 2 बॉम्बे हाई के अलावा पश्चिमी तट पर पश्चिमी राजस्थान व गुजरात के क्षेत्रों में विशेषता बाड़मेर, बीकानेर में भी व्यापक संभावनाएं हैं जिनके दोहन की आवश्यकता है। और आप देखिए परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में हमें हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को तीव्र करना पड़ेगा, ताकि उपलब्ध संसाधनों विशेषकर केरल की मोनोगाइट बालू में प्राप्त थोरियम व पूर्वोत्तर राज्यों से यूरेनियम का निष्कर्षण
तकनीक विकसित की जा सके। और स्वच्छ ऊर्जा का क्षेत्र भारत में असीम संभावना है। औद्योगिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जहां साल में करीब 300 दिन अच्छी धूप प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा प्राप्त भारत हेतु एक असीम ऊर्जा संसाधन उपलब्ध करा सकती है। हमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि लागत प्रभावी तकनीकों का विकास किया जा सके। इस संदर्भ में बड़े सौर ऊर्जा पार्कों के साथ साथ लघु सौर ग्रिडों, फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा, सोलर एक टॉप तकनीक, सोलर सेल, सौर ऊर्जा पंप की अन्य सभी उपलब्ध विकल्पों को बराबर दोहन की आवश्यकता है। भारत की बेहद तटीय सीमा विशेषता तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, रेगिस्तान का थार मरुस्थल, लद्दाख क्षेत्र, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, पवन ऊर्जा हेतु अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध करने में इसकी क्षमता के अनुरूप दोहन की आवश्यकता है। और जल विद्युत के क्षेत्र में हिमालयी राज्य, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत अति संभावना वाला क्षेत्र है। पूर्वोत्तर भारत में जल विद्युत व निवेश न केवल ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करेगा, अपितु उग्रवाद व समावेशी विकास को भी बढ़ावा देगा। जल विद्युत के संदर्भ में विभिन्न बांध परियोजनाओं यथा चंबल भाखड़ा बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसी के साथ असंख्य छोटी परियोजनाओं को भी सभी राज्यों में बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में जल विद्युत ऊर्जा के स्थानीय स्रोतों के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और ऊर्जा के नए उभरते क्षेत्र जिनमें सेल गैस व गैस हाइड्रस मुख्य है, भारत में इनकी खोज को बढ़ावा दिए जाने की भी आवश्यकता है। और ये आप देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई हेल्थ पॉलिसी इस दिशा में प्रशंसनीय कदम है। और एकल लाइसेंस के माध्यम से ही सभी प्रकार के ऊर्जा स्रोतों की खोज को बढ़ावा देती है। सेल गैस के संदर्भ में कृष्णा गोदावरी बेसिन व खंबात खाड़ी क्षेत्र संभावित स्रोत माने जा रहे हैं। इस संदर्भ में और अधिक खोज व अनुसंधान हेतु विधि आवंटित करने की आवश्यकता है। और ऊर्जा संसाधनों की विविधता के साथ साथ इसकी प्राप्ति के स्रोतों में विविधता भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। भारत सकल स्तर पर एक ऊर्जा घाटा वाला देश है, अर्थात इसे अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं हेतु आयात पर भी निर्भर रहना पड़ता है। अर्थात ऊर्जा के स्रोतों में विविधता में भी आंतरिक व बाह्य स्रोतों दोनों में विविधता समान रूप से महत्वपूर्ण है। बाह्य ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण में भारत ने जल विद्युत के क्षेत्र में भूटान व नेपाल में व्याप्त असीम संभावनाओं की लाभ प्राप्ति हेतु इन दोनों देशों को अनुदान व ऋण उपलब्ध कराकर वहां जल विद्युत संयंत्रों को विकास में मदद करने की रणनीति अपनाई है। भारत इन दोनों ही देशों से जल विद्युत खरीदता है। 2008 के एक समझौते के अनुसार भारत ने भूटान में 2020 तक 10,000 किलोवाट जल विद्युत क्षमता को विकसित करने का काम किया एक तरह से। और और ऊर्जा के बाह्य स्रोतों में विशेषता गैस व पेट्रोलियम से भारत परंपरागत ऊर्जा से मध्य पूर्व एशियाई राष्ट्रों पर निर्भर रहा है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का काफी बड़ा हिस्सा, लगभग 3/4 हिस्सा इन्हीं राष्ट्रों से प्रदान करता है। विशेषकर ऊर्जा की तेल की बात हो रही है। ऐसी स्थिति में इन राष्ट्रों में ऊर्जा या गैस ये कच्ची तेल की कीमतों का प्रभाव भारत को प्रभावित करता है, अतः इसके प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु विविधीकरण आवश्यक है। हाल ही में वर्षों में अमेरिका व खाड़ी देशों में सेल गैस में आई आप देखते हैं कि क्रांति ने भारत की अन्य पूर्व पर निर्भरता कम की है। भारत अब अमेरिका से बाकी बड़ी मात्रा में सेल गैस खरीदता है। सेल गैस के उत्पादक राष्ट्र के साथ ऊर्जा संबंधों को गहन की आवश्यकता भी है। चलिए, और आसन्न परमाणु ऊर्जा सहयोग एक अन्य क्षेत्र। भारत भी एक जिम्मेदार परमाणु ऊर्जा प्रायोजित के रूप में छवि रही है इसकी। यह ही इस दिशा में और कूटनीतिक स्तर पर प्रगति हुई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान आदि राष्ट्रों के साथ आसन्न परमाणु ऊर्जा समझौते भी किए, परंतु धरातलीय स्तर पर अभी सच्चे धर्म अर्थ में बड़े स्तर पर आदान प्रदान आरंभ नहीं हुआ है। और इस दिशा में आप देखिए कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही अन्य राष्ट्रों के साथ भी परमाणु ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना जरूरी है। भारत को एनएसडी में शामिल होने के अपने प्रयासों में निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है। और स्वच्छ ऊर्जा के संदर्भ में दिसंबर 2015 में पेरिस सम्मेलन के दौरान घोषित अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस ISA, जिसके करीब 120 के आसपास राष्ट्र हो गए हैं, व्यापक सहयोग वित्तीय और तकनीकी मुद्दों पर प्रगति अपेक्षित है। और आप देखिए ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के बाह्य स्रोतों व दक्षिण पूर्वी एशियाई भारत संदर्भ में अछूता सा है। भारत, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई अन्य आसियान राष्ट्रों के साथ अलग अलग
एवं दक्षिण के प्लेटफॉर्म पर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं हेतु वैकल्पिक स्रोतों के तलाशने की कोशिश कर सकता है। हालांकि आप देखेंगे हाल ही में वियतनाम व म्यांमार के संदर्भ में कुछ प्रगति हुई है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। इस संदर्भ में एक्ट ईस्ट नीति के भावना के अनुरूप है तथा पूर्वोत्तर भारत की ऊर्जा विकास आवश्यकताओं में म्यांमार के साथ ऊर्जा संबंधों का पूर्ण क्षमता में दोहन भापने आवश्यकता है। और इन वैश्विक प्रयासों के साथ साथ भारत को अपने अंदर भी सभी राज्यों में उनकी भौगोलिक व भौतिक विशेषताओं के अनुरूप विविध ऊर्जा स्रोतों की खोज व विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जीवाश्म ऊर्जा के संदर्भ में विशेष गैस व तेल के क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर क्षेत्र अभी तक अधूरा अछूता सा है। ये कहाँ से लिख दिया? कैफन एनर्जी व कंपनी वहाँ अतीत आशा में होती है, पता नहीं। पुनः गुजरात व कच्छ क्षेत्र सौर गैस पवन क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत में जल विद्युत, हिमालयी राज्यों में जल विद्युत, तटीय प्रदेशों में विशेषता खंभात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा, हिमाचल प्रदेश में भूतापीय ऊर्जा, मध्य पूर्वी राज्यों में आप देखते हैं कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों की बढ़ावा देने की आवश्यकता है। राजस्थान में आप देखते हैं कि सौर ऊर्जा हो सकती है और तमिलनाडु में पवन ऊर्जा की बात हो सकती है। थोड़ा ध्यान रखा करिए भैया। इसके अलावा प्राप्त विद्युत के वितरण पारगमन में भी सुधार अपेक्षित है। इस संदर्भ में अमेजन एक्सेस, ओजोन एक्स, ये आप देखते हैं नेटवर्क कीटरिंग जैसे विकल्पों के पूर्ण दोहन की आवश्यकता है। डिस्कॉम्स की समस्याओं को सुलझाते हेतु ये उदय योजना को और सुदृढ़ बनाने की, खाना पकाने की गैस तक गरीब वर्गों की पहुंच सुलभ कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गई और विस्तारित करना। ये भारत में आज भी करीब 1/3 परिवारों की विद्युत कनेक्शन तक पहुंच नहीं है। इस संदर्भ में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना की तीव्र करने की आवश्यकता है। अच्छा प्रयास है, लेकिन कुछ और निष्कर्ष 21वीं सदी में केवल वही राष्ट्र इस विश्व का नेतृत्व कर सकेगा जिसके पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त कर ली है। भारत संपूर्ण विश्व का नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता है। ऊर्जा ही विकास की इस रेल का इंजन है। ऊर्जा संसाधनों व स्रोतों को विविध करते हुए ऊर्जा कूटनीति के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुरक्षित की जा सकती है। 53 नंबर मिले 125 नंबर में से। अब आप लोग बताइए इसमें और बेहतर क्या किया जा सकता था, इस पर आप लोग फोकस करिए, बताइए। और देखिए 103 नंबर मिले हैं। कितने नंबर में से? 250 नंबर में से इन्हें 103 नंबर मिले हैं। तो आप लोग शुरुआत करिए, मैं कहता हूं लिखने की निबंध, बाकी सब होता रहेगा, परेशान नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो मेरे लिए कोई भी सवाल हो, आपको सुझाव हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको। धन्यवाद।